हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 27वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 27वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 27वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 27वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 9 के बाद में 18 के बाद में 22 के बाद में 44 के बाद में 48 और 48 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहां पर करना क्या है। सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि 9 से यहां पर 18 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 9 से 18 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 9 का क्या कर दें, दोगुना कर दें। तो 9 का दोगुना होता है 18। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है 22, तो 18 से 22 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें, तो 18 और 4 मिलकर बन जाएगा 22। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए, 22 से कितना बन रहा है 44, तो 22 से 44 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि हम 22 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 22 का दोगुना होता है 44। फिर देखिए 44 से कितना बन रहा है 48, तो 44 से 48 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि हम 44 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें, तो 44 और 4 मिलकर बन जाएगा 48। फिर इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 48 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले क्या हुआ, दोगुना, उसके बाद में क्या हुआ +4, फिर क्या हुआ दोगुना, फिर क्या हुआ +4। यानी कि यहां पर सीरीज चल रहा है कैसे, पहले दोगुना, फिर +4, फिर दोगुना, फिर +4। अब +4 के बाद में क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा यहां पर दो गुना। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 48 का क्या कर दें, दो गुना कर दें, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 48 का में क्या करना है, दो गुना करना है। तो यहां पर देखिए 48 का दो गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 48 का दो गुना होता है 96। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 96। अब हमें देखना है कि संख्या 96 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 96 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 23 भाग 20 बराबर 43 लिखा जाता है
और 34 भाग 26 बराबर 60 लिखा जाता है तो 52 भाग 15 बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि यहां पर 23 भाग 20 बराबर 43 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि 34 भाग 26 बराबर 60 कैसे लिखा गया है। फिर से हम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 52 भाग 15 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहां पर पता करना है कि यहां पर 23 भाग 20 बराबर 43 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 23 भाग 20 बराबर 43 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर 23 और 20 का आपस में क्या किया गया है मेरे भाई, यहां पर भाग ना करके यहां पर इस भाग के स्थान पर क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए यदि हम 23 और 20 को भाग ना करके यहां पर क्या कर दें, जोड़ दें, तो मेरे भाई 23 और 20 मिलकर बन जाएगा 43। और ध्यान से देखिए 43 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि 34 भाग 26 बराबर 60 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, इस भाग को तो यहां पर हटा देंगे, भाग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखिए मेरे भाई यहां पर है 34, यहां पर है 26, इन दोनों को देखिए भाग ना करके क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो 34 और 26 मिलकर बन जाएगा 60। और ध्यान से देखिए 60 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर बता दोगे कि 52 भाग 15 बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है 52, उसके बाद में क्या है भाग, फिर क्या है 15। आपसे पूछा गया है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई करेंगे क्या, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस भाग को तो यहां पर हटा देंगे, क्या करेंगे भाग के स्थान पर कर देंगे प्लस, यानी कि यहां पर हम क्या कर देंगे 52 और 15 को आपस में जोड़ देंगे। तो मेरे भाई 52 और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो 52 और 15 मिलकर बन जाएगा 67, यानी कि 52 भाग 15 बराबर लिखा जाएगा 67। अब हमें देखना है कि 67 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 67 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 738 से यहां पर 18 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से 738 से यहां पर 18 लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 849 इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे। तो वो देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि 738 से यहां पर 18 कैसे बना है। तो मेरे भाई जब भी आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बड़ी संख्या की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ के देखना है। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या है 738 है, तो मेरे भाई 738 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ के देखिए। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है 7 है, 7 के अंदर +3 कर देंगे तो हो जाएगा
जाएगा 10 है, और मेरे भाई 10 के अंदर 8 को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 18। और यहाँ पर ध्यान से देखिए 18 आप सभी के सामने दिया गया है, यानी कि 738 से यहाँ पर 18 बन जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर क्या किया गया है, 738 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़कर यहाँ पर बनाया गया है 18। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ पर आसानी से बता दोगे कि 849 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम 738 की तरह 849 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले है 8 है, 8 के अंदर +4 कर देंगे तो 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि लास्ट में है 9, तो 12 के अंदर 9 को ऐड कर देंगे तो 12 और 9 हो जाएगा 21, यानी कि 849 की तीनों संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 21, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 21। अब हमें देखना है कि संख्या 21 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 21 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आपको ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी कोड भाषा में PBDX को RDFZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में URFH को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर PBDX को यहां पर RDFZ कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि URFH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि यहां पर P, उसके बाद में है B, फिर है D, उसके बाद में है X। इसको क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई इसको लिखा गया है R, उसके बाद में D, उसके बाद में है F और लास्ट में है Z। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता करना है कि PBDX को यहाँ पर RDFZ कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे पता करेंगे, तो देखिए यदि आपको अल्फाबेट लेटर के अंदर नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, इन सभी अल्फाबेट लेटर का कर लेना है नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग आप तभी कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे तब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो आइए मेरे भाई यहां पर देखिए P का नंबर होता है कितना 16, फिर क्या है B का नंबर होता है 2, उसके बाद में D का नंबर होता है 4, फिर क्या है X का नंबर होता है 24। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए R का नंबर होता है 18, D का नंबर होता है 4, F का नंबर होता है 6
और जेड का नंबर होता है 26। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर अब आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहां पर आपको देखना है केवल संख्या को। तो देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए 16 से कितना बन रहा है 18, 16 से 18 कैसे बनेगा? तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 16 और 2 मिलकर बन जाएगा 18। फिर देखिए 2 से कितना बन रहा है 4, तो 2 से 4 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 2 और 2 मिलकर बन जाएगा 4। फिर देखिए 4 से कितना बन रहा है? तो मेरे भाई 4 से बन रहा है 6, 4 से 6 कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए 4 से 6 बन जाएगा कैसे? यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए यहां पर 24 से कितना बन रहा है 26 से, तो 24 से 26 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 24 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 24 और 2 मिलकर बन जाएगा 26। यानी कि आपको यहां पर पता चल गया कि PBDX को यहां पर RDFZ कैसे लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है? तो मेरे भाई यहां पर देखिए जो PBDX ये सभी अल्फाबेट लेटर हैं, इन सभी के अंदर +2 करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर अब आप आसानी से बता दोगे कि URFH को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग और इन सभी के अंदर +2 करके आने वाले अल्फाबेट लेटर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का करेंगे यहां पर नंबरिंग। देखिए मेरे भाई सबसे पहले क्या है यू कितने नंबर पर आता है? तो आप सभी को पता है कि यू आता है 21 नंबर पर। उसके बाद में है आर आता है मेरे भाई 18 नंबर पर। फिर क्या है एफ आता है 6 नंबर पर। फिर क्या है एच आता है 8 नंबर पर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के अंदर यहां पर कर देंगे +2। तो मेरे भाई देखिए यदि हम 21 के अंदर +2 करेंगे तो 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है W, तो यहां पर हम लिख देंगे W। उसके बाद में क्या है आर, यानी कि आर आता है 18 नंबर पर। 18 के अंदर +2 कर देंगे तो मेरे भाई 18 और 2 हो जाएगा 20। 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है टी, तो डब्ल्यू के बाद में अल्फाबेट लेटर लिखा जाएगा टी। फिर क्या है मेरे भाई आर के बाद में एफ आता है 6 नंबर पर। 6 के अंदर +2 कर देंगे तो 6 और 2 हो जाएगा 8। 8 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एच, तो यहां पर हम लिख देंगे एच। फिर क्या है मेरे भाई लास्ट में एच आता है 8 नंबर पर। 8 के अंदर +2 कर देंगे तो 8 और 2 हो जाएगा कितना 10। 10 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? तो आप सभी को पता है कि 10 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है जे। यानी कि मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए जो URFH है इसको लिखा जाएगा WTH जे। अब हमें देखना है कि WT, मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है WTH जे। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए WTH जे ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षरों को ज्ञात करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर या कौन से अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर RZF इसको यहां पर PXD कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से RZF से यहां पर PXD लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि WTH बराबर है या WTH को यहां पर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप जब भी एग्जाम में सोल्व करो तो आपको करना क्या है, आप सभी के सामने जितने
जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। यदि आप नंबरिंग कर लोगे तो इस टाइप के प्रश्न को भी एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर लोगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई देखिए सबसे पहले यहां पर है आर, आर आता है 18 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है जेड, जेड आता है मेरे भाई 26 नंबर पर है। फिर क्या है एफ, एफ आता है 6 नंबर पर है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे यहां पर नंबरिंग करेंगे। देखिए यहां पर क्या है पी, पी आता है मेरे भाई 16 नंबर पर है। फिर क्या है एक्स, एक्स आता है 24 नंबर पर है। फिर क्या है डी, डी आता है 4 नंबर पर है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहां पर आपको केवल देखना है संख्या को। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 18 से यहां पर कितना बन रहा है 16, 18 से 16 कैसे बनेगा। तो देखिए यदि हम 18 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 16। फिर देखिए 26 से कितना बन रहा है 24 से, तो 26 से 24 कैसे बनेगा। तो यहां पर भी देखिए यदि हम 26 में से -2 कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 24 से। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है 4 है, तो 6 से 4 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 6 में से भी क्या कर दें -2 कर दें तो 6 में से -2 करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 4। यानी कि यहां पर आपको पता चल गया कि आर जेड एफ को यहां पर पी एक्स डी कैसे लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है, तो मेरे भाई आर जेड एफ के अंदर क्या किया गया है -2 करके यहां पर लिखा गया है पी एक्स डी। अब हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग और जो नंबर आएगा उन सभी में से क्या करेंगे -2 करके आने वाले लेटर को ज्ञात करेंगे या फिर लिखेंगे। तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए मेरे भाई इनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे नंबरिंग। तो देखिए डब्ल्यू कितने नंबर पर आता है, तो आप सभी को पता है कि डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर है। फिर क्या है टी, टी कितने नंबर पर आता है, टी आता है 20 नंबर पर है। फिर क्या है एच, एच आता है कितने नंबर पर 8 नंबर पर है। अब हमें क्या करना है, सब में से -2 करना है। तो ध्यान से देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे 23 में से -2 करेंगे। तो 23 में से -2 करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा 21। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे कितना है 20, 20 में से भी -2 करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा 18। फिर देखिए आगे क्या है 8, 8 में से भी -2 करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा 6। अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि 21 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, 18 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है और 6 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 21 नंबर पर तो अल्फाबेट लेटर आता है यू, 18 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है आर और मेरे भाई 6 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एफ। यानी कि यहां पर देखिए WTH इसको क्या लिखा जाएगा, तो मेरे भाई WTH इसको लिखा जाएगा URF। अब हमें देखना है कि URF ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए URF ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाएंगे तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 को और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1946 को। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, साइमन कमीशन भारत कब आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 1919 में, ऑप्शन बी है 1927 में, ऑप्शन सी है 1928 में और ऑप्शन डी है 1935 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
सी, यानी कि साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है नागालैंड राज्य में, और ऑप्शन डी है सिक्किम राज्य में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से, और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखना, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं भारत के असम राज्य में। और 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, और ऑप्शन डी है असम में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है समाजवादी शब्द, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष शब्द, ऑप्शन सी है अखंडता शब्द, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जोड़े गए शब्द हैं समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द। ये सभी के सभी शब्द कब जोड़े गए थे? 1976 के अंदर। किस में जोड़े गए थे? भारत के संविधान की प्रस्तावना में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई देखिए इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, और एक क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 11वें प्रश्न में करेक्ट आंसर क्या होगा सभी के सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है? ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज, और ऑप्शन डी है फ्रक्टोज। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा है लैक्टोज। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन ए है जीवाणु की, ऑप्शन बी है प्रोटीन की, ऑप्शन सी है न्यूक्लिक एसिड की और ऑप्शन डी है प्लाज्मा की। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की खोज की थी। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम में घुमाकर ऐसे पूछ दिया जाता है, पूछा जाता है कि खट्टे फलों में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो सिट्रिक अम्ल होता है ये पाया जाता है खट्टे फलों में, या फिर हम बोल सकते हैं कि खट्टे फलों में पाया जाने वाला अम्ल है सिट्रिक अम्ल। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विटामिन B12 में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए आयरन है, ऑप्शन बी है कैल्शियम है, ऑप्शन सी है कोबाल्ट और ऑप्शन डी है जिंक। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन B12 में पाया जाने वाला धातु तत्व है कोबाल्ट। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पेंसिल की नोक किस पदार्थ की बनी होती है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि पेंसिल की नोक किस पदार्थ की बनी होती है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पेंसिल की नोक बनी हुई होती है ग्रेफाइट पदार्थ की, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है इससे बनी होती है पेंसिल की नोक। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए कैल्शियम है, ऑप्शन बी है सोडियम है, ऑप्शन सी है पोटेशियम है और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है केरल में और ऑप्शन डी है असम में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के केरल राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374
826893 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आपको ये गारंटी देता हूं, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जल्दी से इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है जिनेवा में, ऑप्शन सी है वाशिंगटन डीसी में और ऑप्शन डी है पेरिस में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर हम बोल सकते हैं कि IMF का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? या फिर देखिए इसी को बोला जाता है कि व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि श्वेत क्रांति या फिर हम बोल सकते हैं कि व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध है किससे? दुग्ध उत्पादन से। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे।